आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2017। तो इसके पहले कि हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर ये आपका पहला वीडियो है, आप स्क्रॉल करते करते आपको रिया मैम दिख गई कि अरे एनटीएससी भी पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपने मिस कर दिया हो ये चांस, तो मैं आपको हर वीडियो के साथ में एक छोटी सी चीज फट से रिवाइंड करा देती हूँ ताकि आप बैक टू ट्रैक आ जाओ, है ना। तो एनटीएससी सोशल साइंस का सिलेबस में हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर एनटीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो आप बढ़िया से प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30-40 वीडियो आपको जो है सिलेबस के पूरे मिल जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं है। हमने उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको पता होना चाहिए क्या आना है क्या नहीं आना है, किस पे ज्यादा जोर देना है किस पे नहीं देना है। तो आपकी तैयारी उन कंसेप्ट वीडियोस से बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब क्योंकि बात यह है कि पेपर का पैटर्न होता है एमसीक्यू, तो आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, कंसेप्ट में से नोट्स बनाने के बाद में आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है। कौन सी चीज रहेगी भैया? वो चीज जो है वो आपकी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए हैं। अच्छे से मैं आपको पेपर को पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ, कहानी के साथ में बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो है वो स्टोरी छप जाए और आप बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, है ना। अब होता क्या है कि आप भले बहुत सारे कंसेप्ट वीडियोस आप पढ़ लो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, नोट्स बना लो, लेकिन कुछ चीजें आप मिस कर जाते हो, है ना। तो वो सब आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आपको पेपर ऐसा कैसा पता चल जाएगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में से क्या चीजें किस तरीके से पूछी जा रही है, ये सब आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है। कौन सी चीज है ये? कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब हो सकता है कि आपको इसका आंसर डायरेक्टली ना बने, है ना, डायरेक्टली आपको इसका आंसर ना बने, लेकिन आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक छोटी सी चीज का ध्यान देना है कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा दूं, एक बार मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, इसके अराउंड की जो है वो आपको कहानी बता दूं, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि उसके बाद ये क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आपको इसका 110% आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो चलो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी है जिसने ग्रीस को क्या किया है, इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया था। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस की जो कहानी है उसको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देती हूँ। क्या था भाई, ऑटोमन टर्की में से बेसिकली ग्रीस का जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो किस ट्रीटी के तहत हुआ था? वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ही ट्रीटी थी, ठीक है। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। अब आपको क्या करना है ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है। ये अराउंड 1832 की बात है, ये ट्रीटी साइन की गई थी ताकि क्या हो, ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। अब इसकी कहानी सिर्फ इतनी छोटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कहानी, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिलेबस के बाहर दिखेंगे, तो फिर आप उनके पीछे बहुत ज्यादा मगजमारी मत करना, है ना। मैं आपको जितना जितना जो है वो दिमाग में रखने को कह रही हूँ, उतना उतना ही दिमाग में रखना और बाकी आगे बढ़ जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा हमको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बनना है हर चीज का, है ना। हमको इतना कर लेना है कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। समझ रहे हो कि नहीं अंतर, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आई होप आपको क्या है, आंसर जो है वो क्लियर है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज वाज फाउंडेड बाय गुसिसिपी माजनी। इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है वो गुसिसिपी माजनी के द्वारा बनाई गई थी। तो याद है कि नहीं भैया हमारा चैप्टर आपको याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चैप्टर याद आ रहा है कि नहीं? चैप्टर में हमारी क्या बात हुई थी, गुसिसिपी माजिनी की जब बात होती है तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का ध्यान रखना है आपको। कौन सा चैप्टर है ये? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो गुसिसिपी माजिनी ने क्या किया था, गुसिसिपी माजिनी वाज ही वांटेड, बहुत नया खून था, है ना, एंड ही वांटेड कि इटली का यूनिफिकेशन जो है वो हो, है ना। तो वो अलग अलग चीजें क्या करता था, ग्रुप्स बनाया करता था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया करता था, पीछे से काम किया करता था कि कैसे यूनिफाई कर सके वो इटली को, है ना। तो
उसने क्या किया, यंग इटली और यंग यूरोप ये 2 ग्रुप्स बनाए थे। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं, यंग इटली भी दिख रहा है, यंग यूरोप भी दिख रहा है, तो अब हम आंसर हमारा क्या टिक करें है ना। तो अगर ऐसा कोई सा क्वेश्चन आपको फंस जाता है ना, ऐसा अगर आपको कोई सा क्वेश्चन फंस जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन टिक करोगे, आपको नंबर मिलेंगे। क्या मिलेगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर उसकी बोनस मार्किंग भी कर दी जाती है, लेकिन बकायदा आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप ये कार्बोनरी या फिर जेकोबिन क्लब लिख के आ जाओ, ठीक है। अब आपको यहाँ मैं एक होमवर्क दे सकती हूँ, मैं हर वीडियो के साथ में आपको होमवर्क दिया करती हूँ ताकि इंटरेक्शन जो है वो हमारा बना रहे, है ना, आपको दिमाग में पुरानी चीजें भी याद आती रहे। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जो जेकोबिन क्लब नाम की चीज यहाँ लिखी हुई है, तो जरा बताइएगा कि जेकोबिन क्लब किसने बनाया था, है ना। जेकोबिन क्लब किसने बनाया था, किसने इसका फॉर्मेशन किया था, बस ये नाम बता दो आप, ठीक है। फिर मैं हिंट दे देती हूँ कि वही जो है, अब क्या हिंट दूं मैं इसमें, आर जो है वो उसके नाम में कहीं ना कहीं आता है, ये हिंट दे देती हूँ। चलो बहुत ही गंदी सी हिंट मैंने आपको दी है, पर ठीक है, आपको क्योंकि नाम तो बहुत इजी है तो आपको पता ही होना चाहिए नाम तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अब आ जाते हैं हम किस पे, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, है ना। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैंने यंग यूरोप टिक कर दिया है, आप यंग इटली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When did Chi Minh from Vietnamese Communist Party, है ना। तो ची मिन ने वियतनामीज कम्युनिटी पार्टी कब बनाई थी, कौन से साल में बनाई थी, वर्ष हमको बताना है। कौन ची मिन, कौन सी वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, मैडम पहले ये तो बताओ, है ना। तो ये भी एक तरीके के आप समझ लो वियतनाम के फ्रीडम फाइटर रहे हैं है ना। जैसे हमारे यहाँ के हमारे अपने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ऐसे वियतनाम को भी जब जो है वो अपनी लड़ाई लड़नी थी तो उसमें इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बाकी ये जो है ची मिन और वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसका एक और जगह भी उल्लेख होता है जो कि है फ्रांस से इसकी लड़ाई हुई थी रिगार्डिंग एक बॉर्डर पे, मतलब इनकी जो बॉर्डर है वहां पर क्या था, अपना क्या बोलते हैं माउंटेन था, है ना। तो उसके रिगार्डिंग भी इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांस से जीत गए थे ये लोग है ना। तो वो शायद आपको इसी में आगे क्वेश्चन मिलेगा वो वाला। बाकी हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो कि जो हो ची मिन थे उन्होंने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी कब बनाई थी, तो ही मेड इट इन द ईयर 1930, है ना। तो आप कैसे याद रख सकते हो, हमारे यहाँ पे साइमन कमीशन आया था उसके 2 साल बाद ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो जब हमारे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। क्लियर है, तो ऐसे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला आप याद रख सकते हो। बाकी ईयर्स के लिए तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है, जो कि हो सकता है कि आपने पुराने जो है हमारे वीडियोस उसमें से ध्यान रखा हो। क्या ध्यान रखा हो सकता है आपने, कि आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है। नंबर 1, एक नोट्स जो आप बना के चली रहे हो, है ना, आपको कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, अपना पेज एक बनाना है ना, या फिर कॉपी का एक सेक्शन रखना है। जाहिर सी बात है एक पेज में तो हमारा काम होना नहीं है, लेकिन एक सेक्शन रखना है जहां पर आप क्या लिखोगे, ईयर्स लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, ईयर्स लिखोगे। अब ईयर्स आपको कैसे लिखने हैं, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया कि हो ची मिन ने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी कब बनाई थी, है ना। तो आपको क्या लिखना है, वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। आपका पेज तो बड़ा होगा तो ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देना है ईयर 1930, है ना। अब जितने भी ईयर आ रहे हैं, है ना, जिनकी भी बात हो रही है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था तो सामने उसका ईयर लिख देना है, साइमन कमीशन कब आया था तो सामने उसका ईयर लिख देना है ना। जो जो ईयर आपको पूरे, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसमें बहुत सारी जगह पर आपसे क्या पूछे गए हैं, ईयर्स पूछे गए हैं। क्या बात की गई है, आपसे ईयर्स की बात की गई है, तो आपको क्या लिख देना है, ईयर्स जो है वो इस तरीके से लिख देना है, तो आपको रिवाइज करना आसान होगा। जब एग्जाम टाइम आएगा तो फिर से आप तो वीडियो देखने से रहे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है ना, लेकिन इन वीडियोस का यूज हमको अच्छे से करना है। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही मैंने आपको एक फाउंडर का भी तरीका बताया था। क्या बताया था, फाउंडर का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे फाउंडर्स कहीं कहीं पे लिखे, ब्रह्मो समाज किसने फाइंड की थी, तो आपको लिख देना है इधर फाउंडर ऑफ, फाउंडर पहले हेडिंग डालो जैसे उसमें ईयर्स डाला था, ऐसे इधर लिख दो ब्रह्मो समाज और फिर उसके सामने नाम लिख दो राजा राम मोहन रॉय, है ना। बंगाल गजेट न्यूज़पेपर, उसके सामने नाम लिख दो राजा राम मोहन रॉय, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सामने नाम लिख दो मदन मोहन मालवीय, है ना। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सामने नाम लिख दो एओयूम। तो आपको क्या है, ये एक नोट इतने शॉर्ट तरीके से दिखेंगे कि आप ना फटफट रिवाइज कर पाओगे, 3-4 बार देखोगे तो चीजें दिमाग में रहेगी, है ना। तो तरीका जो जिसको स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी कहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपकी अच्छी होना काफी ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ पे आंसर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन विच फेमस बैटल वर द फ्रेंच डिफीटेड। देखो आ गया, मैंने बोला था ना, ये जब मैं वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात करी थी ना, ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आंसर, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा फेमस बैटल था जिसमें फ्रांस जो है वो डिफीट हुआ था, तो वो था डिन बिन फू ठीक है, डिन बिन फू जो है एक फेमस बैटल था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। भैया फ्रांस की हार हो सकती है क्या? नहीं, फ्रांस की हार हुई थी, लेकिन क्योंकि जो है वियतनाम और इसकी बॉर्डर पे कहीं पे एक माउंटेन के पीछे इनकी लड़ाई हुई थी, है ना। पहला इंडो चाइना वॉर भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ इनकी बॉर्डर के रिगार्डिंग ही लड़ाई थी, बॉर्डर पे एक माउंटेन फंस रहा था, जो ये इनका बता रहे थे वो उनका बता रहे थे। फिर यहीं पे जो वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भी एक मेजर रोल प्ले किया था और फ्रांस को जो है वो हराया गया था, है ना। तो आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिन पिन फू, है ना। तो आंसर हमारा क्या है? बी। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन। कौन से कांग्रेस सेशन में रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज जो है वो अडॉप्ट किया गया था? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, है ना। हम बहुत बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो आपको बस अपना आंसर मेरे को कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है कि क्या आंसर आपका इसमें होने वाला है ना। मैं नहीं बताऊंगी आपको आंसर, वैसे आपको दिख भी गया होगा पर आप उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो टिक आ ही जाता है। बाकी आपको बताना तो है, लिखना तो है, तो मुझे इंटरेक्शन तो दिखे एटलीस्ट कि हाँ आपको याद है, आपको समझ आ रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कान में लगा के बैठे हो और बस देखे जा रहे हो, आए है ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना। इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट। कौन से साल में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये ग्रेट डिप्रेशन कौन सा है? ग्रेट डिप्रेशन की बात जो है वो के आपसे दो चैप्टर्स में की गई है। एक तो इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया में भी थोड़ा सा सेक्शन है जहां पर बात की गई थी, और बाकी ग्रेट डिप्रेशन आपको जो है वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बताया था, है ना। नहीं, एज ऑफ इंडस्ट्रियल, मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना। मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ था। तो ये कब की बात है? अच्छा, मैं इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को अभी हटा दो, नेशनलिज्म इन इंडिया तो हमको पूरा रटा हुआ है ना। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम जब बात करते हैं कि जब कांग्रेस और ये जो है लड़ रहे थे कि यार क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कोई कह रहा था कि हमको तो काउंसिल इलेक्शन करने चाहिए, कोई कह रहा था कि नहीं हमको तो काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमको तो कुछ बड़ा करना चाहिए, इंडिपेंडेंट की लड़ाई करनी चाहिए। तो ऐसे बीच में इन बिटवीन दिस इंटरनल डिबेट एंड डिसेशन अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन अरोज इन इंडिया। लाइन ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वहां पे आपसे एक तो बात की जाती है साइमन कमीशन की, कि साइमन कमीशन जो है वो भेजा गया था। दूसरी बात जो है वो से की जाती है रिगार्डिंग ग्रेट डिप्रेशन की, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब जब एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई तो उस समय पे तो क्या है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, है ना। ग्लट पैदा हो गया था एक पूरी दुनिया में, इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं खाने का सामान आ गया था, इतना ज़्यादा क्रॉप्स हो गई थी कि अब उनकी कीमत ही नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ कि 3 पेंसिल है और 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो जो जितने ज़्यादा दाम लगाएगा पेंसिल का, पेंसिल उसको दे दी जाएगी, है ना। ये कहेगा कि मैं 20 देता हूँ, ये कहेगा नहीं नहीं मैं 25 देता हूँ, ये कहता नहीं नहीं 100 रुपये की दे दूंगा, तो उसको देती। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंसिल क्योंकि कम है और डिमांड पेंसिल की ज़्यादा है, तो क्या हुआ, पेंसिल की प्राइस बढ़ गई ना, है ना। वहीं 10 पेंसिल होती और 3 लोग होते तो ये कह देते कि भैया मेरे को तो 10 रुपए दे पाऊंगा, मैं तो देना हो तो दो, तो फिर पेंसिल देनी पड़ती। तो यहाँ पे पेंसिल की क्या हुई, दाम जो है वो गिर गए। यानी कि अगर सप्लाई, ये क्या है, सप्लाई ज्यादा है ना, और डिमांड कम है, तो क्या होगा, प्राइस गिरेगी, है ना। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ये छोटी सी चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड अगर कम है ना, तो प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन सप्लाई अगर कम है ना, गिनती कम पेंसिल है और डिमांड अगर ज्यादा है ना, तो प्राइस जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया आपको, है ना। तो ये सिंपल सी चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन में सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से क्या हो गई, प्राइस गिर गई, लोगों को अपनी फसलों के दाम ही नहीं मिल रहे थे। तो ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? तो मैं आपको बता रही हूँ ना, साइमन कमीशन और ये
दोनों की मैं आपको बात कर रही हूँ कि साइमन कमीशन के अराउंड की बात है ये, और उसी के बाद में क्या हो गया था हमारा, उसी के बाद में जो है ग्रेट डिप्रेशन जो है वो आ गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ग्रेट डिप्रेशन हमारा आ गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अराउंड 1929। 1928 में साइमन कमीशन आया था, फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन वाली स्थिति हो गई, फिर उसके बाद में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी दी थी अराउंड 1930। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1929। अब इसी चीज को क्या कर लो, वो जो नोट्स जहाँ हम लिख रहे हैं ना वहां पे लिख डालो जिसमें हम ईयर बता रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, आपको ध्यान रहेगा बहुत अच्छे से। अब आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, है ना। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप आखिरी में आते हो, है ना, आप देखते हो कि वॉर्स बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत सारे लोगों को वॉर के चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, है ना। तो दो ब्रिटेन वुड सिस्टम्स बनाए गए थे, है ना, जिसको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। नंबर 1 इज आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड नंबर 2 वाज वर्ल्ड बैंक, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आईएमएफ के बारे में बात की गई है। अच्छा, हर क्वेश्चन के साथ में ना आदत ऐसी डालो कि कुछ उनके आजू बाजू की पुरानी चीजें भी आपको क्या रहे, ध्यान में रहे, है ना। तो आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ब्रिटेन वुड ट्विंस के बारे में आ जाता है तो आपको क्या लिखने रहेंगे, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, है ना। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ पूछने में आ जाता है तो फिर हम उसकी बात अलग कर लेंगे। बाकी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भैया, एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए नाम पढ़ते से कि ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, तो उसके आजू बाजू के टॉपिक्स अपने आप आपको दिमाग में रहेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कहाँ पे दिख रहा है भैया, इनलैंड मेंटेनेंस फोर्स तो गलत है, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स भी गलत है, एंड ये रहा मॉनेटरी फंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज डेवलप्ड बाय, है ना। तो जो हमारा वो प्रेस वाला चैप्टर है हिस्ट्री का 10th क्लास का पूरा, है ना, तो उसमें आपको बताया गया है रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो। तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसने बनाई थी भैया, किसने बनाई थी हमारी सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस? पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बनाई गई थी बाय जॉनस गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग के द्वारा बनाई गई थी। और सोचो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ये लेकर आए थे पूरी दुनिया में, है ना। अगर ये ना होते या इन्होंने नहीं बनाया होता तो भाई क्या होता हमारे प्रिंट वर्ल्ड का, कुछ भी नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिंट वर्ल्ड का हमारा कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, कैसे कैसे मास कम्युनिकेशन हमारा होता, बोलने वाली चीज को हटा के लिखने वाली चीज में, मतलब जो प्रिंटिंग मेथड्स है ना, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, है ना। सब लोगों के पास में तो डिजिटल चीजें नहीं होती है, कुछ लोग तो न्यूज़पेपर के भरोसे आज भी बैठे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किसके कारण पॉसिबल हो पाई, जॉनस गुटेनबर्ग के कारण। तो इनका भी नाम लिखो, जो फाउंडर वाला मैंने आपसे सेक्शन बनवाया ना उसमें इनका नाम आ जाना चाहिए भैया, कि प्रिंटिंग प्रेस और सामने लिख दिया जॉनस गुटेनबर्ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ दलित, इनमें से कौन दलित के लीडर थे, है ना। तो दलित के साथ साथ में हमको क्या ध्यान रखना है दिमाग में, हरिजन, है ना। क्या ध्यान रखना है दिमाग में, हरिजन। नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी हरिजनों के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, पूना पैक्ट भी हम इसी में पढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पे आपको नाम आएगा, जो कि चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लासेस है यानी कि STs और SCs हैं ये लोग आगे बढ़े, है ना, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। वो उन्होंने फिर सोचा कि यार लोगों से बात करने से कोई मतलब नहीं है, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई हमारी सुनेगा नहीं, है ना। तो अब लोगों से बोलने की बजाय हमको पॉलिटिकल एरेना में आगे आना चाहिए, पॉलिटिकली आगे बढ़ना चाहिए, और वहाँ पे हमको अपने मुद्दे उठाने चाहिए, अपने लिए लॉज बनवाने चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। यही अगर आपसे कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो वहां पे भी आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम लिखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रवि वर्मा, है ना, रवि वर्मा, रवि वर्मा क्या थे? ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वही मिलेगा जो हमारा वो प्रिंटिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसी में आपको बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में भी बताया हुआ है। तो वहीं पे आपको रवि वर्मा की भी बात की है, जहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस भी डिपिक्ट किए, और बहुत सारी कहानियों के लिए भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, जैसे शकुंतला की बहुत अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो रवि वर्मा वॉज बेसिकली अ पेंटर,
है ना, क्या थे वो, पेंटर थे, पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था उनको और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स वो बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज टू मोरलाइजिंग, इनमें से कौन सी वो नॉवेल है जो कि बहुत ज्यादा मोरलाइजिंग है। अच्छा, टू मोरलाइजिंग का मतलब क्या होता है, टू मोरलाइजिंग मतलब अगर बोले तो मैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आपका मेन फोकस क्या है कि आप एनटीएससी क्रैक कर सको, है ना, इसीलिए आप मेरे पास में आए हो कि भैया सोशल साइंस वाला हिस्सा हमारा अच्छे से कवर हो जाए ताकि हम आसानी से एनटीएससी को पढ़ सके, क्रैक कर सके, क्योंकि बहुत अच्छा वेटेज सोशल साइंस का रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको सोशल साइंस पढ़ाऊँ तो सही, लेकिन हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको हर चीज़ में कुछ न कुछ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, जैसे सिखाना जाहिर सी बात है मेरा फर्ज बनता है ना, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया है इसमें, है ना, चीज़ें कुछ और अलग हो सकती थी और अलग तरीके से समझाई जा सकती थी, तो फिर क्या होता है ना, एकदम उस चीज़ का रस खत्म हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप, है ना। तो कहीं बहुत ज़्यादा मॉरलाइजिंग हो गई थी। इनमें से एक नॉवेल जो जिसका नाम था परीक्षा गुरु, है ना, कौन सी नॉवेल है, परीक्षा गुरु, जो कि है काफ़ी ज़्यादा मॉरलाइजिंग है। बाकी जो चंद्रकांता है, पद्माराग है, इंदुलेखा है, ये बहुत ज़्यादा कहानियां हैं। इनमें आप कहानी पढ़ते जाओगे ना तो अपने आप सीखते जाओगे, अलग से आपको कोई लाइफ लेसन ऐसे नहीं बताए हुए हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो कहानियां ही ऐसी है कि अपने आप आपको सीख मिलेगी। लेकिन जो परीक्षा गुरु है उसमें ऐसा है कि चीजें कम बताई हुई है और बहुत ही ज्यादा मॉरलाइजिंग है, सिखाया बहुत ज्यादा गया है, तो फिर वहां उस चीज का रस जो है वो खत्म हो जाता है। तो दैट इज आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परीक्षा गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच यूरोपियन पावर फर्स्ट एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर बॉम्बे, कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर है जिसने सबसे पहले कहीं पे कंट्रोल किया था, तो वो बॉम्बे था, है ना। तो बेसिकली यूरोपियन पावर जो है, एक तो हमको ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, साथ ही साथ में पोर्टुगीज जो थे उन्होंने भी कुछ समय के लिए कुछ टेरिटरीज जो है वो कब्जे में की हुई थी। क्योंकि देखो ध्यान में आपको कैसे रखना है कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में इंडिया में ट्रेड करने बहुत सारी कंट्रीज आया करती थी, जिसमें से कौन सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन भी था, डच भी थी, पोर्टुगीज भी थे, स्पेनिश भी थे, है ना, फ्रेंच भी थे। ठीक है, लेकिन ये स्पेनिश फ्रेंच वगैरह तो सब आके चले गए थे, लेकिन पोर्टुगीज और इंग्लिश जो थे इनको थोड़ा सा इंडिया से ज्यादा प्रेम हो गया है ना, और चीजें छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था इनके लिए। तो इंग्लिश का तो आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स, ठीक है। बाकी पोर्टुगीज जो है ये ऐसे थे जिन्होंने कब्जा जो किया था वो सबसे पहले बॉम्बे पे किया था, है ना, कहाँ पे किया था, सबसे पहले जो है वो बॉम्बे पे किया था। वहीं ब्रिटिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान होगा बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाला जो रीजन है वहां पे इन्होंने ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। BOB से हम इस चीज को याद रखते हैं, है ना। गवर्नर जनरल भी इन्होंने सबसे पहले उधर से बनाए थे, फिर उसके बाद में बॉम्बे भी बहुत जल्दी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन सबसे पहला बॉम्बे जाहिर सी बात है नहीं था, सबसे पहले जो बॉम्बे पे कॉन्कर किया था या अपने रेन के समय पे वो पोर्टुगीज थे इंडिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, इसका भी आंसर मैं नहीं बताने वाली, मतलब इन क्वेश्चन को तो आप रट लो यार, रट ही गए होंगे, इतनी बार कर लिए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इतनी बार पूछे गए हैं कि भाई हद है ना। तो जो हमारे खान अब्दुल गफार खान या फिर अब्दुल गफर खान भी इनको बोला जाता है, तो आपको जो भी दिखे, है ना, आंसर आपको बस ये टिक कर देना है। कई बार खान अब्दुल गफर खान भी बोला जाता है, कई बार अब्दुल गफर खान भी बोला जाता है ना। तो हमारे फ्रंटियर गांधी कौन थे भैया, अब्दुल गफर खान। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन में इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। तो कौन थे वो भैया, देखो मैंने ना आपको क्या किया हुआ है, इस चीज का एक छोटा सा तरीका बताया हुआ है ना, ब्रिजू और घाट, है ना। तो इसमें जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसमें आपको दिखती है सेंट्रल पावर और अलाइस, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 में आपको दिखती है एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमारी सेंट्रल पावर और अलाइस में जो है वो हमको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और टर्की, है ना। अब कभी कंफ्यूज हो जाओ तो टर्की की हार हुई थी, टर्की के ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे थे, कुछ हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है। तो ऐसी बात है, ब्रिटिशर्स जो है वो जीतने वाले पार्टी में थे, है ना, तो ये पार्टी जो है वो जीती थी और ये पार्टी जो है वो हारी थी, ठीक है। तो ब्रिजू दिखेगा आपको इसके अंदर, रशिया दिखेगा, इटली दिखेगा, और जो है वो
जापान और अपना जो है वो क्या आ जाएगा, यूएसए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंट्रीज आ जाएगी। कुछ एक आध दो और कंट्रीज थी, लेकिन उनका कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। जैसे यहाँ पे आपको ब्रिटेनिया भी देखने को मिलेगा, है ना, एक जगह आपको रोमानिया भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके जुड़ते गए थे, लेकिन मेन कंट्रीज जो है वो आप इनको दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि इनके अराउंड अराउंड ही आपको क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। समझ में आया कि नहीं आया है, क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई, तो यहाँ पे हमसे पूछा है ना कि कौन सी कंट्री नहीं थी पार्ट, तो फ्रांस, जर्मनी और ये तो हमको दिख रहा है। ठीक है, और इंग्लैंड भी हमको दिख रहा है, इंग्लैंड इज ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेन जो है वो हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पेन। चलो भाई, आंसर क्या टिक कर दो, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट जूट मिल इन कोलकाता? इनमें से किसने सबसे पहली जूट मिल जो है वो कोलकाता में बनाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेठ हुकुमचंद, है ना। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, हमारा जो चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें आपको बताया जाता है कि पहले जो है वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फिर इंडिया में ब्रिटेन ने मिल सेटअप की थी, क्योंकि हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, है ना। उसके बाद में कुछ इंडियंस थे, उन्होंने धीरे धीरे करके जो हमारा कौन सा है वो रूट, ओपियम ट्रेड, है ना, ओपियम ट्रेड और दूसरे दूसरे कामों में भी क्या किया था, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने की प्लानिंग की थी, है ना। जिसमें आप स्टेट हुकुमचंद, दिन शॉपेटेट, है ना, इन लोगों की बात करते हो, जमशेदजी टाटा वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कैलकाटा की बात की गई थी जूट मिल में, उसमें आपको सेठ हुकुमचंद का नाम देखने को मिलता है ना। तो वही वो जो फाउंडर वाला जो हमारे नोट्स है उसमें लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ द होल कंट्री डज प्लेन ऑक्यूपाई? प्लेन जो है वो कितना होल कंट्री का हमारा कौन कितना परसेंटेज जो है वो ऑक्यूपाई करता है? तो देखो बेसिकली क्या है कि आपको तीन यहाँ पे दिखेंगे, मैं आपको तीनों रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है 43%, है ना, ये किसका है, ये प्लेन का एरिया है ना। हमारे इंडिया सॉरी, यहाँ पे जो है होल कंट्री है ना, हमारे इंडिया का जितना लैंड एरिया है उसमें से 43% हिस्सा कौन सा है, प्लेन्स है ना, मतलब लेवल लैंड है। ठीक है, वहीं जो हमारा 27% हिस्सा है वो क्या है, प्लेट्यू है। ठीक है, क्या है, प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू कैसा, जैसे ये लेवल लैंड है तो इसके ऊपर ऐसे ब्लंट टेबल जैसा जो बना होता है, ऐसे प्लेट्यू देखेंगे, माउंटेन जैसे भी नहीं रहते, उनका जो ऊपर का सरफेस है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, बाकी हाइट से मतलब जमीन से थोड़े से ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, प्लेट्यू है। बाकी जो 30% हिस्सा जो है वो किससे बना भरा हुआ है, माउंटेन से भरा हुआ है। बाकी माउंटेन तो आप समझते ही हो, है ना, जमीन से ऐसे जो जिनका पीक होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन कहलाते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है प्लेन, है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 43%। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको ये तीन इसलिए करवा दिए हैं क्योंकि ऑप्शन में इसीलिए आपको ये तीन दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या किसका था। ठीक है, लेकिन आपको तीनों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्लेट्यू का भी पूछ सकते हैं, माउंटेन का भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको तीनों जो है वो कवर करवा दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो भाई, प्लेन प्लेट्यू भैया जाओ तुम, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अभी यहाँ पे जो है वो हमारा कुल मिला के आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 43%, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है? तो ये हम पढ़ के आते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है ना, उसमें उसमें जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन वगैरह की बात की है, वहां पे लिखा होता है कि पंजाब में जो है लैंड डिग्रेडेशन का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो है ओवर इरिगेशन। ये वाली जो चीज़ है ये आप छोटी क्लासेस, मतलब जो सोशल साइंस में मैंने आपको ज्योग्राफी कराया उसमें लैंड फॉर्म्स वाला पार्ट और भी कुछ कुछ हिस्सा है जिसमें हमने सॉइल वगैरह की बात की है, लैंड फॉर्म्स की बात की है, कंजर्वेशन की बात की है। वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं बताया जाता है कि पंजाब में जो है वो जमीन की खराबी किस कारण से है, ओवर इरिगेशन के कारण, मतलब जमीन को जितना पानी चाहिए होता है उससे ज्यादा ही वो इरिगेट कर रहे होते हैं, है ना, जिसकी वजह से वहां की जमीन जो है वो काफी ज्यादा डिग्रेड होते दिखाई दे रही है। रीजन्स ऑफ डैश सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। कैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इसके अराउंड में आपको हमेशा एक कहानी सुनाती हूँ, है ना, कि क्या होता है भाई, क्या होता है, ये होते हैं हमारे माउंटेन्स,
है ना, ये होते हैं हमारे माउंटेन्स। अब इंडिया में जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हमारा जो हिस्सा है इंडिया का जिसमें माउंटेन्स है, वहां से क्या होती है, बड़ी बड़ी नदियां बह बह के आती है, ठीक है, क्या होती है, बड़ी बड़ी नदियां बह बह के एकदम प्रेशर में जो है वो बह बह के आती है। अब जब ये बह बह के आती है, ऊपर से जब आती है तो एकदम भयंकर प्रेशर से आती है, ठीक है, मतलब आप जाहिर सी बात है ऊपर ऐसे स्लोप से पानी डालोगे तो भर 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 नीचे उतरेगा ना, लेकिन जब वो नीचे आ जाएगा, जैसे ये स्लोप है ना, मैंने यहाँ से पानी डाला, अब यहाँ पे सीधी जमीन है ना, तो यहाँ से जो पानी आएगा तो बह के आएगा, लेकिन यहाँ पे होगा तो धीमे धीमे हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे से जब ये पानी आता है तो ये क्या आ रहा है, ये पहाड़ों पे से आ रहा है। तो पहाड़ क्या है, पहाड़ भी तो मिट्टी के ही बने हुए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो सैंड सिल्ट क्ले से पहाड़ बने होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको तोड़ तोड़ के आते हैं। तो इस पानी में क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले जो है वो आते जाता है, आते जाता है। अब ये स्लोप पे तो तोड़ तोड़ के अपने साथ साथ में लेके आएगा। अब ये लेके तो आ गया, लेकिन जैसे ही पहाड़ खत्म होते हैं ना, तो प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। ये प्लेन एरिया भी ऐसे ही बना कि पहाड़ जहां खत्म हुए तो वो पानी को क्या चाहिए, एक एक सीधा रास्ता मिल गया, है ना। तो जैसे पानी को सीधा रास्ता मिला ना, तो अब आप देखोगे कि पानी जब सीधे रास्ते पे चलता है तो वो अपने अंदर जो भी लेके चल रहा है वो धीरे धीरे सेटल करते जाएगा या आइट साइड छोड़ते जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, जो सैंड सिल्ट के लिए ऊपर से लेके आया है उसको साइड साइड में छोड़ते जाता है। तो ऐसे क्या बने, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने, ठीक है, क्या बने, नॉर्दर्न प्लेन्स बने। इन्हीं मिट्टी के, वो जो माउंटेन की मिट्टी है उन्हीं के बने। और यही एरिया, यही जो सॉइल है, यही जो यहाँ पे सॉइल कही जाती है, ये एल्यूवियल सॉइल मानी जाती है ना, जो सैंड सिल्ट क्ले माउंटेन की आती है और वो यहाँ पर जमा होते जाती है। तो ये वाला एरिया जो है वो बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि नदियां होती है इधर, और जो मिट्टी है वो भी नदियों की ही मिट्टी है ना। तो बहुत हाईली कल्टीवेटेड होती है। अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को जो है वो चाहिए अच्छा इरिगेशन चाहिए, अच्छा एग्रीकल्चर चाहिए। तो वो कहाँ पे ज्यादा बसेंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, जहाँ की जमीन ज्यादा अच्छी है। आपने देखा पुराने वाले समय पे जो है वो लोग अधिकतर नदियों के आसपास ही बसा करते थे। क्यों, क्योंकि वहां की मिट्टी अच्छी होती थी, आसानी से पानी मिल जाता है इरिगेशन करने के लिए भी, है ना। तो लोग जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा बसे हुए हैं, जहां पर क्या हमको मिलती है, एल्यूवियल सॉइल। अब यहाँ पे आपसे सॉइल के टर्म्स में पूछा हुआ है कि कौन सा ज्यादा कल्टीवेटेड है और कौन सा ज्यादा पॉपुलेटेड है। कई बार आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा एरिया जो है माउंटेन प्लेट्यू या नॉर्दर्न प्लेन्स या वेस्टर्न घाट जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बसे हुए हैं, तो आपको लिखना है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ साइड में ऊपर वाले हिस्सों में माउंटेन्स खत्म हुए और वो प्लेन्स बन गए, है ना। मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझाया हुआ है पूरा एनटीएससी में, है ना। तो सॉइल वहां पे हमको कौन सी देखने को मिलती है, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। याद रहेगा, आप बता दो जरा कमेंट्स में मेरे को यस और नो करके ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीकों से भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम नवंबर टू मई इज, हो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर याद है कि नहीं याद है ना। तो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैं आपको क्या बताती हूँ कि यहाँ पे तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रबी, है ना। मैं आपको रबी कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं ऐसे याद रखती हूँ, है ना। मेरा नाम रिया है, नाम आर से शुरू होता है, जन्म मेरा नवंबर में हुआ है ना। तो मैं रबी और नवंबर टू मई कुछ इस तरीके से याद रख लेती हूँ, मेरे को याद रह जाता है ऐसे। अब बचता कौन सा सीजन है, खरीफ सीजन। अब ये तो ठंड वाला हो गया, ठंड में क्या हो गई, रबी हो गई, तो जाहिर सी बात है अब क्या बचेगा, मई के बाद में 2-1 महीने बचते हैं, फिर जुलाई से अक्टूबर क्या हो जाता है हमारा, जून जुलाई के अराउंड, जैसे या अभी वाला जो हमारा मौसम है ना। तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, हमारी खरीफ सीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। खरीफ में क्या हो जाता है, बहुत, खरीफ में कौन सी क्रॉप होती है, अच्छा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बारिश और थोड़ा सा गर्मी और बारिश वाला सीजन होता है ना। गर्मी तो कम ही होती है, मेनली बारिश वाला सीजन होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश किसको चाहिए होती है, ठीक है, ज्यादा बारिश जो है वो चाहिए होती है इसको, चावल को, है ना, बिल्कुल डुबमा पानी चाहिए होता है। तो चावल जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं खरीफ वाले सीजन में, है ना। तो हमारा जो है वो टाइम कौन सा हो जाएगा इसमें, जून जुलाई से अराउंड अक्टूबर के आसपास का टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कटाई होती है, यहाँ पे इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है चावल वगैरह की, और फिर नवंबर से मई में क्या हो जाता है, गेहूं बोने लगते हैं, है ना। अब गेहूं का भी आप कैसे याद रख सकते हो कि रबी क्रॉप में आएगा, क्योंकि जैसे सीजन याद रख लिया, है ना। अब मई की बात हो रही है, तो गेहूं में क्या होता है ना, शुरुआत में तो ठंडक चाहिए होती है, ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, और थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ठंड में आ जाती है, ठीक है। लेकिन गेहूं जब हार्वेस्ट होने होते हैं तो इसको तेज धूप चाहिए होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल मई जून में क्या हो जाती है, बहुत तेज धूप आई जाती है ना, जब भी तो गेहूं का कलर सुनहरी होता है,
ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनको आप कोरिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ है। अब जेड सीजन जो है वो बीच वाला पीरियड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नवंबर से क्या हो रहा है, ये मई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो मई और जून कुछ ऐसा आपको समय दिख रहा है, बिल्कुल ही मई नहीं आता इसकी, इसमें ये करीब मार्च अप्रैल में ही इसकी कटाई शुरू होने लग जाती है गेहूं की, है ना। तो कुछ 3 महीने का गैप मिलता है ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सब्जियां बो सकते हो, साथ ही में फ्रूट्स बो सकते हो। तो वो क्या होता है, 2-3 महीने का ये जो सीजन होता है वो कौन सा सीजन होता है, जेड सीजन। जैसे पूरा हमारा साल जो है वो एकदम बढ़िया से खुशहाल हरा भरा कवर्ड रहता है। तो अभी फिलहाल हमको नवंबर से मई की बात की है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रबी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। आंसर क्या टिक कर देते हैं भैया हम, रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज द नेम गिवन टू डैम्स बाय। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो डैम्स को नाम दिया गया था, मतलब डैम्स को कहा जाता था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो टाइटल है जो डैम को दिया गया सम्मान करके कि हाँ भाई अब डैम्स, अरे डैम्स ये तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, तो ये किसने कहा था, किसने ये टाइटल डैम्स को दिया था। तो ये टाइटल जो है वो डैम्स को दिया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों भाई, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कैसे, नए नए भारत के मंदिर, डैम्स पूजा पूजा करने जैसे हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं। देखो टेम्पल्स इसलिए बोला गया था क्योंकि जैसे जैसे डैम्स बनने लगे, कंस्ट्रक्शन डैम्स का होने लगा, तो पानी वगैरह को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की शुरुआत हुई, स्टोरेज भी हुआ अच्छे से, है ना। बाढ़ों को भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उसके अराउंड बढ़ी, है ना। एग्रीकल्चर भी बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जैसे पानी की अगर कमी हो गई तो फिर डैम्स में जो पानी स्टोर रहता था उसे क्या कर पाते हैं हम, आसानी से पानी को यूज़ कर पाते हैं जब हमको ज़रूरत होती है, समझ रहे हो। तो इससे क्या समझ में आया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि यार ये तो हमारे मॉडर्न इंडिया के मंदिर है, मंदिर है मतलब क्या, इससे बहुत चेंज आएगा, बहुत बदलाव आएगा और लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेगी डैम्स की वजह से, है ना। तो इसीलिए उन्होंने भावुकता में मतलब जो है वो डैम्स को टाइटल दे दिया। Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, बहुत बार, ठीक है। बहुत ज्यादा लार्ज एरिया पे प्लांटेशन किया जाता है ना, फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मतलब जो बहुत लार्ज एरिया होता है, मतलब कह सकते हो आप कि बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी फील्ड और बहुत बड़ा एरिया जिसमें क्या हो, एक ही तरीके की क्रॉप ग्रो हो। कौन सी क्रॉप ग्रो हो, एक ही तरीके की क्रॉप ग्रो हो। तो ऐसी तरीके के कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप, है ना। फिर उस जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, तो इनको बहुत बड़े बड़े एरिया पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर कमर्शियल पर्पस मतलब पैसा कमाने के लिए फिर इनको बेचा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। लाइमस्टोन इज फाउंड इन विच रॉक। लाइमस्टोन जो है वो कौन सी रॉक में पाया जाता है। तो लाइमस्टोन आपने देखा है चूने जैसा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक तो वो हो नहीं सकती, है ना। चूने जैसी पत्थर जो है वो कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। तो लाइमस्टोन जो है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है ना। विच एजेंसी मार्केट स्टील्स फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। इसमें से कौन सी एजेंसी है जो कि स्टील को पब्लिक सेक्टर प्लांट के लिए बेचती है ना। मतलब जो पब्लिक सेक्टर प्लांट बने हुए हैं यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए हैं प्लांट्स ऐसे, उनको इनमें से कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको स्टील बेचा करता है ना। तो वो है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल है जो कि क्या करता है, पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए स्टील को मार्केट करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंपोर्ट्स आयरन ओर फ्रॉम इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया से आयरन ओर को इंपोर्ट करती है, ठीक है। इंपोर्ट करती है मतलब इंडिया से आयरन और अपनी कंट्री में ले जाती है ना। फ्रॉम इंडिया लिखा है तो इंडिया से इंपोर्ट करवाती है। तो ये कौन सी कंट्री है, जापान। जापान, हमारे यहाँ का आयरन और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। छोटा नागपुर वाले एरिया में आप चले जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। अब आयरन और की तो आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्टील बनाने में, आयरन बनाने में, कंट्री के डेवलपमेंट में आयरन और स्टील की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भरपूर है, कई बार हमको भी इम्पोर्ट कराना पड़ता है लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा चल जाता है काम, है ना। और हम दूसरी कंट्रीज को भी भेज देते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है इनमें से फिलहाल, तो इनमें से तो जो है वो जापान है। जापान इंडिया से क्या करता है, आयरन ओर को इंपोर्ट करवाता है।
विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट डिलेज एंड लॉसेस। बिल्कुल मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ, इसका आंसर तो आप ही को बताना है है ना। ये हम पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, चैप्टर में भी हमने पढ़े हैं और मैंने आपको बहुत बार, ये PYQs में भी बहुत बार देखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको बनता है, MCQ में ये वाला क्वेश्चन काफी बार आता है। विच मूवमेंट हैज सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन। अच्छा ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलूँ कि कमेंट में लिखना है तो भैया आप लिखो ना, ये नहीं चलेगा, है ना। कमेंट में आंसर आना चाहिए। देखती हूँ मैं सबका एक एक का कि कौन आंसर बता रहा है कौन आंसर नहीं बता रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम भी याद रह जाते हैं, है ना। तो अगर इंटरेक्शन बनाना है भैया, दोस्ती करनी है, नाम याद रखवाना है, तो कमेंट में तो आंसर दिखना चाहिए। मजा आता है फिर के दोनों तरफ से चीजें बनी होती है, ठीक है। क्लियर। तो कमेंट में आंसर बताना मेरे को, ऐसा नहीं है कि फिर आप बताओ नहीं और चीटिंग करो, ठीक। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसने हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन जो है वो रोकने में मदद की थी। चिपको मूवमेंट याद आया कि नहीं याद आया। हिमालयाज में, उत्तराखंड वाले रीजन में जो उनकी ग्रीनरी थी, जो उनका पूरा का पूरा फॉरेस्ट था, उसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी बिकॉज ऑफ सम प्रोजेक्ट। तो फिर लोग जो है वो उन पेड़ों से जाके चिपक के खड़े हो गए, कहने लगे कि अगर इन पौधों को या इन पेड़ों को काटना है तो आपको हमको भी काटना पड़ेगा, ऐसा। तो इसे पूरा मूवमेंट चलाया इन्होंने। वो पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब आप जंगल वाले एरियाज में चले जाओ या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, आप देखोगे कि वहाँ के लोगों का बहुत लगाव होता है उनके एरिया से, है ना। और उन्होंने वाकई में अपना कदम उठाया। नहीं तो ये सोचते रह जाते अरे अपने को क्या करना, सिर्फ अपन ही क्यों बोले, ऐसा अगर सोचते रहते तो शायद वहाँ की ग्रीनरी नहीं बचती, है ना। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, अगर आपको इनको काटना है तो हमको भी आप साथ में काट दो। फिर जाहिर सी बात है काटेंगे तो है नहीं। तो फिर इस तरीके से क्या है, वहाँ का डिफॉरेस्टेशन रुक गया था, है ना। तो हम पढ़ते हैं वेजिटेशन वाले चैप्टर में, ज्योग्राफी 10 ज्योग्राफी का शायद दूसरा चैप्टर है ना। तो उसी में हम चिपको मूवमेंट के बारे में बहुत सारा समझते, बीज बचाओ आंदोलन, हाँ ये सारे ही पढ़ते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन वाला जो हिमालयस का केस है वो कौन सा है, चिपको मूवमेंट है ना। द हैबिटेट ऑफ लायंस इन इंडिया इज। इंडिया में जंगलों का नहीं, इंडिया में लायंस का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सिर्फ उनका दबदबा है ना। तो गिर नेशनल फॉरेस्ट, गिर नेशनल फॉरेस्ट की हम बात करते हैं जहां पर लायंस ही लायंस है, मेनली एशियाटिक लायंस जो है वो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में, है ना। फिर गिर नेशनल फॉरेस्ट भी आप इसको कह सकते हो, है ना। तो बेसिकली तो सिमलीपाल और इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे रणथंभौर में। बाकी जो मेन एरिया है एशियाटिक लायंस का, वो कहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। तो ये वाला चीज भी आप पढ़ते हो 10th में ही, है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कि भैया मिनरल्स हैं, इतना सारा यूज भी हो रहा है, तो अब इनको बचाने की भी जरूरत है ना। तो फिर लोगों ने, देशों ने मिल के आगे आने की कोशिश की और रियो डे जेनेरियो पे सबसे पहली वर्ल्ड की समिट हुई थी। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क करके देना है। क्या होमवर्क करके दोगे भाई, कौन से साल में वो हुई थी, है ना, कौन से ईयर में हुई थी रियो डी जेनेरियो। बाकी ब्राजील का जो है एरिया है, ये तो इसमें पूछा जाता है कई बार। तो आप ब्राजील, जैसे अगर यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ना लिख के ब्राजील भी लिख देते तो आपको ब्राजील टिक करना है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। बाकी कौन से ईयर में आज समिट हुई थी ये ढूंढ के आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। यहीं पे जो है कुछ साइन भी किया था, दूसरा होमवर्क। यहीं पे एक, क्या कह सकते हैं उसको, एक डॉक्यूमेंट भी आप समझ लो, वो साइन किया गया था, है ना। ठीक है, तो उसका नाम भी आपको बताना है। देखूंगी मैं कमेंट्स में कितने लोग बताते हैं नहीं बताते भैया। बाकी तो मेरे को भरोसा तो है, बताते हो आप लोग, है ना, पढ़ के भी आते हो। देखो जब आप कुछ चीजें जो है वो खुद से ढूंढते हो ना तो आपको याद रह जाती है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकती आपको, ऐसा मत करना। स्कूल में बच्चे करते ना, इनको नहीं पता होगा, जब भी हमको बोल रहे हैं करने को, ऐसा नहीं है। बता दूंगी मैं आपको अगले वीडियो में। लेकिन अभी इसलिए नहीं, मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब आप वीडियो सुनते रहते हो तो आप बस सुनते ही रहते हो, आप अपनी तरफ से कुछ करते नहीं हो। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ करोगे नहीं, आपको चीजें दिमाग में रहेगी नहीं, इंटरेक्शन नहीं बनेगा, अपनी तरफ से एक्टिवनेस नहीं रहेगी। जो मैं बोलूंगी वो अगर आप नहीं करोगे, वैसे भी ऑनलाइन मुझे पता नहीं अभी आप वाकई में लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपको ईमानदारी से करना है। ये आपको याद आता रहे बार बार पूरे वीडियो में कि हाँ आपको भी कुछ करना है। इसलिए मैं आपको बीच बीच में होमवर्क देते रहती हूँ, तो आप ढूंढते रहो और कमेंट में साथ साथ में बताते रहो। ऐसा नहीं कि बाद में, साथ साथ में बताते रहो तो आपका ध्यान लगा रहेगा, है ना। इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो रबी खरीफ में आपको बताया था, है ना। राइस जो है वो पैडी है एक तरीके का, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैडी।
द प्लेस ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ वीट कल्टिवेशन इज, इंडिया में, इंडिया की जो जगह है, पोजीशन है, वो वीट कल्टिवेशन की टर्म्स में अगर हम बात करें तो कौन सी है ना। तो यहाँ पे भी अभी आपको एक होमवर्क मिलेगा, बाकी इसका आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड पोजीशन है ना। तो वीट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा चाइना, और सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इंडिया। मतलब ये जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना प्रोडक्शन वीट का होता है, तो टॉप नंबर पे किसका होता है, चाइना का होता है, और सेकंड नंबर पे किसका होता है, इंडिया में होता है ना। अब आपको सेम चीज बतानी है किसके लिए, राइस के लिए, ठीक है। सेम चीज बतानी है राइस के लिए। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी जगह पे पोजीशंस दी हुई है कि इंडिया की कौन सी पोजीशन है, कौन किसके प्रोडक्शन में। बाकी वीट और राइस का आप मेनली ध्यान रख लो, है ना। तो वो आपका होमवर्क हो गया भैया ये वाले क्वेश्चन में से भाई। तो होमवर्क तो बनता है, भले स्कूल हो कि ऑनलाइन हो, होमवर्क आना चाहिए भाई ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना। तो वीट की पोजीशन इंडिया की कौन सी है, सेकंड। प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, उस समय पे हमको पंचायती राज की जरूरत नहीं थी, है ना। हमने एनालाइज नहीं किया था, एहसास नहीं हुआ था, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पे पंचायती राज नहीं था। पंचायती राज इन द सेंस जो हमारी विलेज पंचायत होती है वो वाला सिस्टम नहीं था। सिर्फ क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। फिर बाय टाइम हमको रियलाइज होने लगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो तो हमारे स्टेट के बराबर की है, जैसे जर्मनी है। तो हरियाणा जितना बड़ा स्टेट जो हमारा है, इतना बड़ा तो जर्मनी है ना। तो इनका क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में काम चल जाता है। लेकिन इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा देश है ना। तो हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं चल रहा था, ठीक है। हमको एक और कह सकते हैं, एक और फेडरेशन, यूनिट ऑफ फेडरेशन की जरूरत पड़ी, है ना। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे पावर शेयर कर दी जाए भैया, स्टेट की पावर फर्दर डिवाइड कर दी जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दी जाए, या फिर कहा जाए तो विलेज लेवल पे दे दी जाए, है ना। और उस बेसिक यूनिट को क्या कहा जाने लगा, पंचायती राज। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था। कौन सा अमेंडमेंट था जो है, ये हमारा था 73rd अमेंडमेंट, है ना। मतलब इसके पहले भी अलग अलग चीजों के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुके थे। तो जो 73वां अमेंडमेंट हमको लगा कि यार कौन सा करना चाहिए, या शायद पंचायती राज की बात हुई होगी, तो हमने सोचा कि चलो इसको कर देते हैं, है ना। तो ये कौन सा था, ये 73rd अमेंडमेंट था। A person who does not discriminate others on the basis of religious beliefs, ऐसा इंसान जो अपनी धार्मिक भावनाओं के बेसिस पे किसी से भेदभाव नहीं करता, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है, सेक्युलर, है ना। सेक्युलर यानी कि ऐसा नहीं, जैसे मैं हूं, अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरा धर्म बड़ा, इसका धर्म छोटा, और ये इससे बात नहीं करूंगी क्योंकि अलग धर्म का है, इसको खाना नहीं खिलाऊंगी क्योंकि अलग धर्म का है, इसके साथ में बैठूंगी नहीं क्योंकि अलग धर्म का है ना। तो ये ऐसी चीजें अगर जो करते हैं वो नॉन सेक्युलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते, अब मेरा धर्म है, अगर मेरा धर्म पूजा पाठ करना है, मेरा धर्म मंदिर जाना है, तो मैं जाऊंगी, अपनी पूजा पाठ सब करके आऊंगी। लेकिन मैं दूसरों के धर्मों को भी एक्सेप्ट करूंगी कि भैया आपका धर्म अगर नमाज पढ़ना है, मस्जिद जाना है, चादर चढ़ाना है, तो आप बिल्कुल जाइए। आप वो आपका जो भी धर्म है, आप अपना रूटीन फॉलो करते हो उसको करो, लेकिन हम सब साथ में रहेंगे, बढ़िया आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। सब लोग मिल बांट के रहेंगे। हम अपने ओपिनियन को उनके ऊपर ना थोपेंगे, ना ही उनका हमारे ऊपर हम थूकने देंगे, है ना। जो भी है, भले सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बाकी दूसरे रिलीजन भी। एक जगह बहुत अच्छी बात की गई थी कि ना इंसान को सिर्फ बड़े छोटे होने की बात है सिर्फ, है ना। मतलब अगर अभी हिंदू मुस्लिम है तो हम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुस्लिम या हिंदू जैसी चीज नहीं भी होगी ना, तो हम विद इन हमारी कम्युनिटी भी अलग अलग लोगों से लड़ते रहेंगे, है ना। तो मतलब लड़ाई करने के लिए हमको कोई धर्म की जरूरत नहीं है, पर ये है तो हम इसलिए उनके लिए लड़ते रहते। लेकिन अगर ये चीज भी किसी दिन खत्म हो गई तो हम और भी अलग अलग लेवलों पे लड़ते रहेंगे। मैंने देखा है विद इन कास्ट भी छोटा बड़ा करते लोग जैसे राजपूत है, हम ठीक है, हम लोग राजपूत है। तो अब राजपूत में भी मुझे सुनने में आया अभी थोड़े दिन पहले ही कि ये वाले राजपूत होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, और ये वाले राजपूत जो होते हैं छोटे होते हैं। का यार भाई ये कौन सा काम है, ये कहाँ लिखा है, ये कौन से ग्रंथ इनको पढ़ा रहे हैं, ये कौन इनको बता रहा है, क्या होता है ये छोटा बड़ा, मतलब कहाँ से लेके आ जाते तुम। और फिर मजे की बात ये है कि सबको ऐसा लगता है कि हमारे ये जो हम जिस कम्युनिटी में है वो बड़ी है, दूसरी छोटी है, ठीक है। तो ये सब सिर्फ एक
पानी जैसी बातें हैं, है ना, मतलब जिनका कोई ऐसा कुछ बड़ा अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये अपने दिमाग में लोगों ने बना रखी है अपने आप को ऊंचा बताने के लिए और दूसरों को नीचा बताने के लिए। मतलब एक एक मुझे तो ऐसा लगता है कि बीच वाला ये जो एरा रहा है ना, हमारे मम्मी पापा के थोड़ा पहले वाला, जब एजुकेशन बिल्कुल नहीं था लोगों के पास में, है ना, हम इंडिपेंडेंट ही हुए थे सिर्फ उस समय पे, तो लोग जो है वो थोड़ा गलत सोचों में, गलत रास्तों में पड़ गए थे, गाइड करने वाला कोई नहीं था, ना धर्म से प्रॉपर जुड़े थे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे, एजुकेशन नहीं था, फिल्म भी थी तो वो अजीबोगरीबी थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो गड़बड़ाया हुआ था, जिसकी वजह से उनको सही ज्ञान नहीं मिला, है ना। अब वो अधूरे ज्ञानों को ही उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या कर दिया और उसको चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हमको फेस करने को दिखती है ना। लेकिन अब अगर देखें तो माहौल काफ़ी अच्छा है ना, एजुकेशन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदला है, लोगों की थिंकिंग ब्रॉड हुई है और वो लॉजिकली चीज़ों को समझने लगे, है ना। जैसे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सी ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने आप को अगर ऊंचा बताना है तो दूसरे को नीचा बताते हैं लोग, है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अच्छे काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों से आगे हो, और अगर आप यही ऊंच नीच वाली बात कर रहे हो तो आपके आगे होने का मतलब नहीं है आप वैसे ही नीचे हो, ठीक है। समझ में आया। तो इन चीज़ों को अपने को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करना है। अगर परिवार में ऐसी बातें की भी जाती है तो या तो सुधारने की कोशिश करो, और अगर लगता है कि नहीं सुधार सकते तो अपने को उस थिंकिंग में नहीं घुसना है ना, अपने को नॉर्मल रहना है, इंसानों की तरह रहना है, ठीक है। भगवान ने जब छोटा बड़ा नहीं माना किसी को, तो हम कौन होते हैं छोटा बड़ा मानने वाले, है ना। तो जो लोग नहीं मानते हैं छोटा बड़ा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेक्युलरिस्ट, है ना। तो हमको क्या बनना है भैया, सेक्युलर बनना है। क्या बनना है सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज, ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, जो कि डिग्निटी ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बताता है। तो जाहिर सी बात है वो डेमोक्रेसी है, बाकी कोई सी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि लोगों के हित की बात ज्यादा करे, है ना। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर फ्रॉम झारखंड। अब देखो ऐसा है कि ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, जो उन साल के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको हटा भी सकती थी, लेकिन मैं लेकर आई हूँ ताकि आपका ध्यान रहे, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब उस समय पे लोकसभा मेंबर जो थे वो झारखंड से कितने थे। अब लोकसभा में मैंने आपको बताया ना 552 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 30, 20 और 2 का जो है वो रेशो होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो झारखंड, हर स्टेट से भी मतलब मेंबर्स होते हैं, और एंग्लो इंडियंस भी होते हैं, ठीक है। तो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं बेसिकली, और स्टेट के अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो झारखंड के कितने मेंबर्स थे लोकसभा में, है ना। तो झारखंड के कितने मेंबर, सॉरी 30, 20, 22 नहीं ठीक है, अभी आप उस चीज को छोड़ो, है ना। अभी आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि लोकसभा जो है वो झारखंड से कितने मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं लोकसभा में। तो 2017 के अनुसार जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 14 मेंबर्स थे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट मतलब 530 नहीं, 530, 20 और 2 का रेशो होता है ना। समझ में आया। तो 530 जो है वो सारे स्टेट्स के मिला के अलग अलग जगह से लोग हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया। 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज में से होते हैं, जो हमारी सात अभी तो 9 हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है इसमें से हमको देखने को मिलते हैं 8 हो गई यूनियन टेरिटरीज अभी कुल मिला के, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज में से 20 मेंबर्स होते हैं, 530 जो है वो करीब अराउंड इसमें से होते हैं, अपने स्टेट्स में से होते हैं, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन पीपल होते हैं ना, जो ब्रिटिश और इंडियंस दोनों है। झारखंड में से 2014 के समय पे कितने थे, 14 थे 2017 के समय पे, है ना। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस क्या कहा जाता है, मेयर, महापौर। सुना होगा आपने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन होते हैं, मतलब अपने जो नगर निगम होती है उसके जो मेन लीड होते हैं, जैसे उज्जैन नगर निगम है तो उसके महापौर जो होंगे फलाना फलाना, तो उनको महापौर की ही पद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। होने वाले चुनाव भैया नगर निगम के, which is considered to be one of the most important attributes for comparing the development of कंट्रीज। अगर कंट्रीज का डेवलपमेंट कंपेयर करना है तो इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, या फिर कहा जाए, हाँ इंपॉर्टेंट ही पूछा है ना, हाँ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है इनकम,
है ना। हर इंसान कितना ज्यादा कमाता है, जो जितना कमाएगा उतना ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट जाहिर सी बातें होगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज को अफोर्ड कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वो मेन तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है यूएनडीपी की रिपोर्ट में, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ना। Which sector of Indian economy has grown the most over 30 years? इंडियन इकोनॉमी में जो है वो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 30 साल में सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। तो हम बात करके आए थे ना कौन से चैप्टर में हमने बात की थी, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बात की थी हमने शायद। नहीं, इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी बात करते हैं, पब्लिक और ये टर्शरी सेक्टर नहीं होता है। मैंने आपको एनटीएससी में ही पढ़ाई थी ये वाली चीज, है ना। एनटीएससी में ही मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हम प्राइवेट, पब्लिक और नहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह होता था। फिर धीरे धीरे हम जैसे इंडस्ट्रीज आए तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे और जब चीज़ें बदली, चीज़ें बढ़ी, तो फिर हम क्या करने लगे, टर्शरी सेक्टर में और ज़्यादा डेवलप हो गए। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको बताया हुआ ये चीज़, है ना। तो हम अभी जो है वो फिलहाल 30 सालों में देखा जाए अगर, तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है हमने टर्शरी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स लोन टू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है ना। जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं बेसिकली देखा जाए, तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन देते हुए हमको दिखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी, पढ़ के आए हम तो, है ना। यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यूएनडीपी को कहा जाता है ना। तो फुल फॉर्म कभी बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आंख बंद करो, साथ में बोलो, फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मम्मी मम्मी अगर देख रही है बच्चा पढ़ रहा है, आवाज आनी चाहिए, फील होना चाहिए उनको कि हमारा बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है भैया रिया मैम के साथ में, है ना। तो ऐसे जैसे कुछ ऐसे रिवाइज करने करे ना, फट से आंख बंद करके दिमाग में देख लिया करो, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम पीक पे चले जाता है, चीज याद रह जाती है हमको, है ना। तो यूएनडीपी यहाँ आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, इनमें से कौन से साल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, तो इट वाज इन 1984, 86 है ना। 1986 में जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। तो जो ईयर वाला पेज है ना, वहीं पे लिख दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और 1986। ठीक है। तो जो हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, या जो पहले ऐसा होने लगा था कि कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, लोग मुंह मांगे दाम पे सामान बेचते थे, है ना, खराब सामान दे दिया करते थे, बदलते नहीं थे। ठीक है। बिल नहीं देते थे, कच्चा बिल दे देते थे, पक्का बिल नहीं देते थे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, है ना। जागो ग्राहक जागो, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये कब लागू हुआ था, 1986 में, है ना। तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2017। सारी की सारी वीडियोस आपको जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा लेना देना कुछ भी नहीं है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ हमारे यहाँ पे शुरू से आखिरी तक सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि यार थोड़े पैसे और होते तो काश हम वो कर लेते, ऐसा कुछ आपके लाइफ में आए ना, है ना। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका साथ शुरुआत से आखिरी तक बनाए रखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो साथ साथ में आपको जेई और नीट की तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगी है, तो मिस मत कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।